प्रिय विद्यार्थियों, फर्स्ट ईयर में हिंदी कहानी हमने पढ़नी शुरू की। पिछली बार मैंने आपको चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था पढ़ाई थी। इसके बाद दूसरी कहानी हमारे कोर्स में है जयशंकर प्रसाद की गुंडा। देखिए, पहली बात तो यह है कि पिछली बार मैंने कहानी सुनाने में बहुत समय खर्च किया था। मैं इस बार कहानी सुनाऊंगा नहीं आपको पूरी। आप कहानी पढ़ लें, लिंक में कमेंट बॉक्स में नीचे विवरण डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा और मैं व्हाट्सएप पे कहानी आपको भेज दूंगा। कहानी पढ़ने के बाद इस वीडियो को देखें, तब आपको बात समझना आसान पड़ेगा। और मैं जयशंकर प्रसाद की कुछ और कहानियों पर भी बात करूंगा, वो भी आप ढूंढ कर पढ़ें। गुलेरी जी की कहानी तो हिंदी की बिल्कुल प्रारंभिक कहानियों में से है, मैंने आपको बताया ही था। गुलेरी जी के बाद हिंदी कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हस्ताक्षर प्रेमचंद रंगमंच पर आ जाते हैं, तो उस पूरे युग को प्रेमचंद युग कहा जाता है। लेकिन उसे प्रेमचंद युग कहना गलत है, दरअसल उसे प्रेमचंद प्रसाद युग कहना चाहिए। उस युग में दो बड़े कहानीकार थे, एक प्रेमचंद और दूसरे जयशंकर प्रसाद। दोनों की कहानियाँ हमारे कोर्स में दूसरी और तीसरी कहानियाँ हैं, तो हम उनके बारे में बात करेंगे अब। तो प्रेमचंद और प्रसाद, दरअसल ये दो स्कूल थे। स्कूल का मतलब होता है जहाँ जब किसी एक रचनाकार से प्रभावित होकर के बहुत सारे रचनाकार उस शैली और उसका अनुसरण करते हुए रचना धर्मिता को अपनाएं, तो हम उसे एक स्कूल की संज्ञा देते हैं। जैसे अपने आप में द्विवेदी जी या भारतेंदु एक स्कूल थे, हम ये कह सकते हैं। तो प्रेमचंद स्कूल और प्रसाद स्कूल हिंदी कहानी में ये दो बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाएँ रही हैं। अगर आप प्रेमचंद की कहानियाँ देखते हैं तो वो समाज के गरीब लोगों पर लिखी गई कहानियाँ, निम्न वर्गीय पात्रों को लेकर के लिखी गई कहानियाँ हैं, काफ़ी यथार्थवादी कहानियाँ हैं। प्रसाद की कहानियाँ ऐसी नहीं हैं। प्रसाद की कहानियों में आमतौर पे आपको कौन मिलेंगे? राजा, सेनापति, जहाजी, नाविक, लुटेरे, सामंत, और उनकी कहानियाँ प्राय वर्तमान काल में भी नहीं होंगी, ऐतिहासिक काल को लेकर के लिखी गई कहानियाँ होंगी। और उनकी कहानियों का जिसको कहते हैं ना ट्रीटमेंट, कहानियों का बर्ताव करने का तरीका, वो बिल्कुल अलग होगा। वो यथार्थवादी शैली की कहानियाँ नहीं लिखते हैं। प्रसाद आमतौर पर रूमानी शैली की कहानियाँ लिखने के लिए जाने जाते हैं, जिसे अंग्रेज़ी में आप लोग रोमांटिक कहानियाँ कहते हैं। एक मायने में वो गुलेरी जी की उस कहानी का विस्तार ही है, उस शैली का विस्तार ही है ये कहानी गुंडा। तो गुंडा कहानी, जैसा कि आप जानते हैं, ननकू सिंह के बारे में है। ननकू सिंह जो कि एक बड़े परिवार के बेटे थे, लेकिन जीवन की किसी अलभ्य अभिलाषा से वंचित होकर जैसे प्राय लोग विरक्त हो जाते हैं, ठीक उसी तरह किसी मानसिक चोट से घायल होकर एक प्रतिष्ठित जमींदार का पुत्र होते पर भी ननकू सिंह गुंडा हो गया था। तो ननकू सिंह गुंडा हो गया। इस कहानी में गुंडा ननकू सिंह है, लेकिन वो गुंडा दरअसल गुंडा नहीं है, वो किसी अलभ्य अभिलाषा से वंचित होकर, इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, अलभ्य यानी जिसे पाया न जा सके। ऐसी कोई मन की अभिलाषा पूरी न होने पर, कई बार ठोकर खाने पर आदमी वंचित होकर के पथ विचलित हो जाता है। ठीक उस तरह ननकू सिंह बड़े जमींदार के बेटे होते हुए भी गुंडे हो गए हैं इस कहानी में। तो इस कहानी में बनारस का परिवेश बहुत सुंदर ढंग से दिखाई देता है। और इस कहानी में जो अपराधी है, दरअसल वो गुंडा है नहीं, वो गुंडा किसी कारण से बना है। प्रसाद उसके पीछे के कारणों को ढूंढने की कोशिश भी करते हैं। मैं एक छोटा सा हिस्सा पढ़ रहा हूँ, जिससे आपको काशी का परिवेश भी समझ में आएगा और ननकू सिंह के गुंडा बनने के पीछे की सामाजिक परिस्थितियाँ भी समझ में आएंगी। ईसा की 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में वही काशी नहीं रह गई थी जिसमें उपनिषद के अजात शत्रु की परिषद में ब्रह्म विद्या सीखने के लिए विद्वान ब्रह्मचारी आते थे। गौतम बुद्ध और शंकराचार्य के धर्म दर्शन के वाद विवाद, कई शताब्दियों से लगातार मंदिरों और मठों के ध्वंस और तपस्वियों के वध के कारण प्राय बंद से हो गए थे। यहाँ तक कि पवित्रता और छुआछूत में कट्टर वैष्णव धर्म भी उस विशृंखलता में नवागंतुक धर्मोन्माद में अपनी असफलता देखकर काशी में अघोर रूप धारण कर रहा था। तो दरअसल अगर आप देखते हैं तो इसमें समाज में जो पतन की स्थितियां हैं, जिसमें कि धार्मिक मतभेद जो हैं वो मतलब लड़ाइयों के स्तर पर निपटाए जा रहे थे, धर्म में बुराइयां आ गई थी, उसके चलते समाज में इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो गई थी कि अपराध का बोलबाला था। इस तरह की परिस्थितियों में अपने आप कुछ लोग गुंडे हो जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन कुछ अच्छे किस्म के गुंडे भी होते थे, जो हमारे ननकू सिंह हैं। देखिए, ये जो नए किस्म के संप्रदाय था, इसके बारे में प्रसाद जी क्या लिखते हैं। अपनी बात पर मिटना, सिंह वृत्ति से जीविका ग्रहण करना, प्राण भिक्षा मांगने वाले कायरों तथा चोट खाकर गिरे हुए प्रतिद्वंदी पर शस्त्र न उठाना, सताए निर्बलों को सहायता देना और प्रत्येक क्षण प्राणों को हथेली पर लिए घूमना उसका बाना था। उन्हें लोग काशी में गुंडा कहते थे।
तो दरअसल ये गुंडा नहीं है, ये कुछ उस तरह का नायक है जिस तरह का हमारी फिल्मों में होता है ना, जो गुंडा होता है लेकिन गरीबों की मदद करता है, और उस तरह का गुंडा है ननकू सिंह। बिल्कुल हमारी बाद की फिल्में जो है वो इसी तरह की रोमांटिक शैली को लेकर के चलती आई हैं। यही प्रसाद जी की इस कहानी में बहुत सफलतापूर्वक दिखता है। प्रसाद जी की कहानी प्रेमचंद की तरह सीधी रेखा में नहीं चलती है। प्रेमचंद की कहानियों में सस्पेंस एलिमेंट, कौतूहल तक तो बिल्कुल नहीं होता है। सीधे सीधे कहानी सरल रेखा में चलती है, जो घटता जाता है उसे आपके सामने रखती है, क्योंकि प्रेमचंद विचार को लेकर चलने वाले हैं। प्रसाद की कहानी जैसे गुलेरी जी की कहानी में था, एक खास घटनाक्रम पे शुरू होती है और एक रहस्य की सृष्टि होती है। पाठक के दिमाग में एक सवाल पैदा होता है कि ये ननकू सिंह गुंडा क्यों बने, और उसके बाद उसका जवाब प्रेमचंद देते हुए, प्रसाद उसका जवाब देते हुए अतीत की ओर जाते हैं और पीछे जाकर के आपको उनके गुंडा बनने के कारण पता चलते हैं और उससे पूरी कहानी जुड़ जाती है। इससे आपको समझ में आता है कि ननकू सिंह के गुंडा बनने के पीछे कौन लोग थे। और फिर जैसा कि फिल्मों में भी होता है कि जो गुंडा होता है आखिर में उसके साथ बदला लिया जाता है। तो ननकू सिंह गुंडा हुए थे, अब कौन सी अलभ्य आकांक्षा के पूरा न होने पर ननकू सिंह गुंडा हुए थे, उसका जिक्र कहानी में संकेतों में आता है। धीरे धीरे संकेतों में आपको पता चलने लगता है कि, और वो कहानी में जब राजमाता पन्ना का जिक्र आता है, पन्ना जो विधवा हो चुकी हैं, बलवंत सिंह की पत्नी, बलवंत सिंह गुजर चुका है। बलवंत सिंह इस कहानी में अच्छा पात्र नहीं है। दरअसल कहानी में धीरे धीरे एक नहीं 3-4 जगह संकेतों से आपको ये पता चलता है कि बलवंत सिंह ने जबरन पन्ना से शादी की थी और उसे अपनी पटरानी बनाया था। पहली नहीं दूसरी रानी बनाया, नई रानी बनकर के वो आई थी। और ननकू सिंह कहीं ना कहीं मन ही मन पन्ना को चाहते थे, सिर्फ संकेतों में। गुलेरी जी की तरह यहाँ प्रसाद जी भी इसका बहुत ध्यान रखते हैं। संकेतों में पन्ना के प्रति ननकू की आकांक्षा का पता लगता है, और जब पन्ना से जबरन एक राजा ने शादी कर ली तो ननकू सिंह बैरागी हो गए और उसके बाद वो गुंडा बन गए। ये पूरा आपको समझ में आता है। वो तब आता है जब पन्ना अपने मन में सोचती है। इस तरह के 2-3 प्रसंग हैं, मैं आपको चाहे तो बता सकता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए ये आता है, उसी तरह पन्ना भी राजा बलवंत सिंह द्वारा बलपूर्वक रानी बनाई जाने के पहले की एक संभावना को सोचने लगी थी। बलवंत सिंह द्वारा बलपूर्वक रानी बनाए जाने की पहले की एक संभावना, यहाँ एक संभावना का जिक्र आता है। और ये जिक्र तब आता है जब उसको ननकू सिंह के बारे में पता चलता है। और उसके बाद फिर आगे दोबारा ननकू सिंह जब बोल रहे हैं तब कहते हैं, तब आपको पता चलता है कि ननकू सिंह पन्ना को मन ही मन चाहते थे। मैं यहाँ प्रसाद की 2-3 और कहानियों का जिक्र करते हुए इस कहानी की मुख्य विशेषता पर बात करना चाहूँगा, या प्रसाद की कहानी शैली की मुख्य विशेषता पर बात करना चाहूँगा। आप प्रसाद की कम से कम 2 कहानियाँ और ढूंढ के पढ़ें, मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। एक कहानी आप ढूंढ कर पढ़ें, पुरस्कार। पुरस्कार कहानी क्या है, अगर 2 लाइन में समझाने की कोशिश करूँ तो उसमें नायिका को प्रेम हो जाता है पड़ोसी देश के राजकुमार से, पड़ोसी दुश्मन देश के राजकुमार से। और वो पड़ोसी देश का राजकुमार जो है अपने देश पर हमला करना चाह रहा है, और नायिका के मन में जब द्वंद्व पैदा होता है, वो अपने देश का साथ देती है, प्रेम का साथ नहीं देती है, और दुश्मन देश के उस राजकुमार को पकड़वा देती है। और जब उसके इस कर्तव्य पालन पर खुश होकर के राजा, वो आखिरी दृश्य जो है क्लाइमैक्स का, जिसमें वो उसका प्रेमी जो है दुश्मन देश का राजकुमार, वो हथकड़ियों में कैद होकर के सामने खड़ा है और राजकुमारी से पूछा जा रहा है कि बताओ तुम्हें क्या पुरस्कार दें, तो वह कहती है मुझे भी प्राणदंड मिले, और उसके बगल में जाके खड़ी हो जाती है। मज़ेदार कहानी है, कुछ इस तरह की फिल्में भी आपने देखी हो सकती हैं। ठीक इसी तरह उनकी एक दूसरी कहानी है आकाशदीप। आकाशदीप कहानी में चंपा जो नायिका है, चंपा को जिससे प्रेम हो जाता है वो उसके पिता का संभावित हत्यारा है। मतलब एक जहाज में जब वो कैद थे तब दोनों छूट करके एक निर्जन द्वीप पर भाग करके गए थे। अब वो एक डाकू है, उसी उसी जहाज पर पहले डाकू ने जो हमला किया था उसमें चंपा के पिता मारे गए थे, और बुद्धगुप्त जो पकड़ा गया था, नायक जो है वो डाकू था, पकड़ा गया था। तो किसी एक डाकू की द्वारा चंपा के पिता की हत्या हुई थी, तो चंपा के पिता का संभावित हत्यारा बुद्धगुप्त हो सकता है। और बुद्धगुप्त और चंपा एक सुनसान द्वीप पर जाकर के नई दुनिया बसाते हैं, और दोनों अकेले वहाँ पे रह रहे हैं, हिंदुस्तान से दूर कहीं समुद्र में। जब नाव डोली तो वो किनारा पा करके वहाँ पहुँचे, और वहाँ होते होते जब चंपा से बुद्धगुप्त को प्रेम हो जाता है, बुद्धगुप्त उससे प्रणय की भीख मांगता है, तो चंपा एक लाइन बोलती है, मैं तुमसे घृणा करती हूँ जलदस्यु, लेकिन तुम्हारे लिए प्राण भी दे सकती हूँ।
और ये जो घृणा और प्यार का द्वंद्व है, ये आपको इस कहानी में भी दिखाई दिया। किस कहानी में? पुरस्कार कहानी में। मैं इन दोनों कहानियों को जोड़ करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस कहानी के बारे में। प्रसाद की इन सभी कहानियों में, चाहे वो पुरस्कार हो, चाहे वो आकाशदीप हो, चाहे ममता एक और कहानी आप पढ़ लें वो हो, चाहे वो गुंडा कहानी हो, इन सब कहानियों में जो मुख्य पात्र है वो प्रेम में चोट खाया हुआ है। और कम से कम उन दो कहानियों में तो प्रेम और कर्तव्य के बीच का द्वंद्व दिखाई देता है, ममता कहानी में भी और पुरस्कार कहानी में भी और आकाशदीप कहानी में भी। और प्रेम और कर्तव्य के बीच में जब चुनाव का जिक्र मौका आता है तो हमारा जो नायक नायिका होती है वो कर्तव्य को चुनता है, लेकिन वो प्रेम को भूल नहीं पाता है। पहले कर्तव्य की बलिवेदी पर प्रेम की कुर्बानी कर देता है और फिर प्रेम की बलिवेदी पर खुद की कुर्बानी भी कर देता है। आकाशदीप कहानी की चंपा बुद्धगुप्त को ठुकरा देती है, लेकिन बाद में अकेली उसी द्वीप पर आकाशदीप जलाते हुए, आकाशदीप मतलब पुराने ज़माने का लाइट हाउस जो जहाज़ों को टकराने से रोकने के लिए बनाया जाता है, आकाशदीप की तरह रहते हुए पूरा जीवन वहाँ पे बिताती है। आकाशदीप एक प्रतीक है, दीपक जो स्वयं जल करके दूसरों को उजाला देता है, और दिए तले अंधेरा तो आप जानते ही हैं। तो दरअसल ये कुर्बानी की कहानियाँ हैं। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक हैं विजय मोहन सिंह, जो हिंदी में कथा आलोचना का बड़ा नाम माने जाते हैं। उनका कहना है कि दरअसल ये सारी कहानियाँ अस्वीकार की कहानियाँ हैं। वैभव को, संपत्ति को, मोह को, चाह को ठुकरा देते हैं उनके मुख्य पात्र सारे। कहीं ना कहीं प्रसाद बौद्ध धर्म के प्रति जो आकर्षित थे उसके कारण भी ये उनका जो वैराग्य है जो इनके पात्रों में दिखाई देता है। और दूसरी बात जो विजय मोहन सिंह ने कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको खास तौर पे ये बात याद रखने के लिए बता देना चाहता हूँ। वह कहते हैं ये कहानियाँ विधेयात्मक निषेध की कहानियाँ हैं। निषेध करते हैं सारे पात्र, ठुकरा देते हैं। पहले कर्तव्य की बलिवेदी पर प्रेम को ठुकरा दिया और फिर प्रेम की बलिवेदी पर खुद को भी कुर्बान कर दिया। तो ये कुर्बानी ननकू सिंह भी इस कहानी में देते हैं। जब पन्ना को कैद करने के लिए ब्रिटिश फौजें आ जाती हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स का समय है, कहानी 1881 की है। मैंने बताया प्रेम प्रसाद आमतौर पर ऐतिहासिक कहानियाँ लिखते हैं, तो ये कहानी ऐतिहासिक की श्रेणी में नहीं आएगी। ये समझ लीजिए कि उनके लेखन से 15-20 साल पुरानी कहानी लिखी है उन्होंने। तो जैसे आज कोई 90 की कहानी लिख दे तो हम उसको ऐतिहासिक कहानी नहीं कहेंगे। लेकिन इस कहानी में बहुत ही मज़ेदार तरह से देशभक्ति भी आकर के घुल मिल जाती है, क्योंकि पन्ना को अंग्रेज़ कैद करके ले जा रहे हैं और तब उसे बचाने के लिए ननकू सिंह आखिर में आकर के प्राण देते हैं। पता नहीं ये शोर आपको परेशान करेगा क्या, खैर देखते हैं। तो कहानी के अंत में जब वॉरेन हेस्टिंग्स के इशारे पर ब्रिटिश फौज कैद करने के लिए आ गई है, तब पन्ना को बचाने के लिए ननकू सिंह जाते हैं और वो पूरा फिल्मी तरह से नाव को चलने की आज्ञा देते हैं और कहते हैं कि आप नाव लेकर के बाहर निकल जाइए इनकी कैद से बाहर, मैं आप फौजियों को रोकूंगा। और फौजी जब लौट करके आते हैं तो देखते हैं वो जब नाव आगे बढ़ती है तो देखते हैं ननकू सिंह ने ललकार कर चेत, मैं आखिरी हिस्सा पढ़ रहा हूँ सीधे। ननकू सिंह ने ललकार कर चेत सिंह से कहा, आप क्या देखते हैं, उतारिए डोंगी। उसके घावों से रक्त के फुहारे छूट रहे थे। उधर फाटक से तिलंगे भीतर आने लगे थे। चेत सिंह ने खिड़की से उतरते हुए देखा कि 20 तिलंगों की संगीनों में वह अविचलित होकर तलवार चला रहा है। ननकू के चट्टान सदृश शरीर से गैरिक की तरह रक्त की धारा बह रही है। गुंडे का एक एक अंग कटकर वहीं गिरने लगा। वह काशी का गुंडा था। तो गुंडा होते हुए भी दरअसल वह अच्छा आदमी था, और किस तरह अपनी पूर्व प्रेमिका को बचाने के लिए ननकू सिंह ने अपने प्राण दे दिए। और ऐसा करते हुए कहीं ना कहीं उसने एक तरह की देशभक्ति का पालन भी किया। हालांकि देशभक्ति प्राथमिक केंद्रीय तत्व नहीं है कहानी का, लेकिन यह प्रसाद की खासियत है कि वो प्रेम को बचाने के दौरान देशभक्ति को भी घुला मिला देते हैं, क्योंकि खलनायक जो है वो अंग्रेज हो जाते हैं आखिर में इसके अंदर। और इस तरह से इस कहानी में प्रेम और देशभक्ति दोनों घुल मिल जाती है। प्रसाद की कहानियों में कहीं कहीं राष्ट्रीय प्रेम आ जाता है, लेकिन मुख्यतः उनकी कहानियाँ प्रेम और कर्तव्य के द्वंद्व की कहानियाँ हैं और मुख्य पात्रों द्वारा बलिदान दिए जाने की कहानियाँ हैं। माफ कीजिए, पीछे से एक ट्रक जाने लगा तो मैं जैसा कह रहा था, प्रसाद की कहानियाँ प्रेम और कर्तव्य के द्वंद्व की कहानियाँ हैं, रूमानी शैली की कहानियाँ हैं, संस्कृतनिष्ठ तत्सम प्रधान भाषा है। ऐतिहासिक कथानक होने के नाते इस तरह की भाषा होना स्वाभाविक भी था, जैसा कि मैंने अभी आखिरी पंक्ति में बताया था। चट्टान सदृश शरीर से गैरिक की तरह रक्त की धारा बह रही है।
प्रसाद की कहानियों के पात्र चूंकि अभिजात्य पात्र हैं, इसलिए उनकी ऐसी भाषा होना स्वाभाविक है। इसको यदि आप उनके समकालीन दूसरे कहानीकार प्रेमचंद से तुलना करेंगे तो भाषा के स्तर पे भी और कहानी के व्यवहार के स्तर पे भी आपको दो अलग अलग धाराएं नजर आएंगी। हालांकि मैं अंत में एक बात कह करके इस लेक्चर को ख़त्म करूंगा, वो ये कि कई बार खाने बना देने से दिक्कतें हो जाती हैं। प्रेमचंद और प्रसाद दोनों दो अलग अलग तरह की कहानियां लिख रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सख्ती से वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। दोनों अपनी अपनी तरह से एक दूसरे को प्रभावित भी कर रहे थे। जैसे उदाहरण के लिए सूर और तुलसीदास दो अलग शैली के रचनाकार हैं, लेकिन तुलसी पर सूर की लोकप्रियता का इतना असर पड़ा कि कवितावली जो लिखी गई वो ब्रजभाषा में लिखी गई, और कवितावली में यदि आप देखते हैं तो बाल वात्सल्य रस का बहुत गहरा चित्रण है, तो कहीं ना कहीं सूर का प्रभाव तुलसी पर नजर आता है वहाँ पे। ठीक इसी तरह प्रसाद की यदि आप छोटा जादूगर जैसी कहानी पढ़ते हैं तो वहाँ आपको प्रेमचंद की शैली में लिखी गई कहानी भी दिखाई देती है। तो ये दोनों रचनाकार एक दूसरे को प्रभावित भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये दोनों रचनाकार मिलकर के हिंदी कहानी के एक खास दौर को पूरा करते हैं। दिनेश जी बंद कर दीजिए। तो आप प्रसाद की एक कहानी पढ़ें, उसके बाद मेरा ये लेक्चर सुने, और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। शुक्रिया।